वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ सकते हैं। और क्या देखे थे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा? अगर एक पॉइंट x1 कॉमा y1 है और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 है, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या है? अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही जरूरी है, आप इसे याद रखिएगा। और इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन भी हम सॉल्व किए थे। इस लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक ज्योमेट्री। सबसे पहले यहाँ पर बात करें एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा क्या होता है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। क्या होता है हमारा? जिसका सारा साइड्स हमारा बराबर हो। तो यहाँ पर ट्रायंगल पहले से बना हुआ है, तो इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, और इसका हमें एरिया निकालना है। तो वैसे तो हम बता दें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड मान लेते ए है, सारा साइड ए है, तो उसका एरिया कितना होता है? √3/4 a²। तो यहाँ पर तो हम निकाल के भी देखेंगे कि ये आया कैसे, √3/4 a²। तो इसका साइड मान लेते हैं ए है हमारा, इसका साइड मान लेते हैं ए है। और एंगल सब कितना होता है हमारा? 60 डिग्री। एंगल कितना होता है हमारा? अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पर, 60 डिग्री। सब एंगल हमारा कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ऐसा करते हैं ना, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, जिसे आप हाइट भी बोल सकते हैं इस ट्राइंगल का। तो ए से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बीसी पे। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पर है बट हाइट नहीं है इसका, इसे हम मान लेते हैं एच। हाइट नहीं है, अगर हमें हाइट पता चल जाए तो फिर एरिया निकल जाएगा हमारा। तो ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर टिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं हम, साइन 60 हमारा क्या हो जाएगा? एच अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए साइन 60। और साइन 60 हमारा कितना होता है? √3/2। तो यहाँ से हमारा एच का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया? 2h अपॉन √3। ए हमें क्यों चाहिए? हमें तो एच ही चाहिए था ना। तो हमें एच ही चाहिए था, तो एच ही रहने देते हैं। वैसे आगे के लिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? सबको एक साथ ही लिख लेंगे, पहले एच लिख लेते हैं। एच हमारा कितना आ गया? √3a/2। और ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? 2h अपॉन √3। तो इसे नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे। हाँ, अब आते हैं इसका एरिया पे। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया हमारा क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पर क्या है हमारा? ए, तो ए लिख देते हैं। और हाइट कितना है हमारा? एच। अब अगर हम ए के टर्म में चाहते हैं तो एच के जगह पे हम ए के टर्म में जो एच का वैल्यू वो लिख देंगे, √3/2 टाइम्स ऑफ ए, बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। तो ये हमारा क्या आ गया? √3, 2 इंटू 2 4a²। तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारा? √3/4a²। बचपन से कहने का क्या मतलब है? मतलब 10 तक जो आप पढ़े, √3/4a²। अब मान लेते हैं हमें इसे एच के टर्म में लिखना है। तो ए का वैल्यू हमारा कितना था? √3/2 टाइम्स ऑफ ए ना। तो यहाँ पर अगर हम √3/2, √3/4 पहले से है हमारा, और ए की जगह पे हम क्या रख देंगे? √3/2 टाइम्स ऑफ, नहीं ए का वैल्यू हमारा कितना आया था? 2h अपॉन, ये √3 था, आर कहाँ से आ गया? 2h अपॉन √3 हम रख देंगे यहाँ पर। ए की जगह पे क्या रख देंगे? 2h अपॉन √3। तो यहाँ से h के टर्म में आ जाएगा, क्या आएगा हमारा? √3/4। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? 4h²। √3 का स्क्वायर 3। तो ये 4 कैंसिल, और ये √3 टाइम्स में, तो ये हमारा हो गया h²/√3। तो h के टर्म में भी हम देख लिए क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया? h² अपॉन √3। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। एक और होता है हमारा सर्कम रेडियस के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सर्कम रेडियस मतलब देखेंगे यहाँ पर, अलग से ही कर लेगा, इधर कर लेते हैं, नहीं इधर ही सही था। जैसे सर्कम रेडियस आया कहाँ से? सर्कम सर्कल से। सर्कम सर्कल क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का? वो सर्कल जिसपे ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स लाई कर रहा हो।
तो यहाँ पर ये यहाँ पर ड्रॉ करते तो अजीब सा हो जाता है, इसलिए अलग से ही ड्रॉ कर लिए ABC। तो इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं हमारा ये है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, इसका नाम देते हैं कैपिटल R। ठीक है, तो ये रेडियस, सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड BC कोड सबटेंड कर रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। इस ट्राइंगल का सारा एंगल हमारा बराबर है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। सारा एंगल हमारा बराबर होता है, कितना होता है 60, तो ए 60 है। और हम पहले से पढ़ के आए हैं, मतलब 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं कि ये सेंटर पे कितना सबटेंड करता है, जो यहाँ पर सबटेंड कर रहा है उसका डबल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, क्या यहाँ से कर ही लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, और ये R बराबर हो गया, तो और ये 120 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारा 60। एक ट्राइंगल का मतलब इसका नाम दे दे क्या, OBC ट्राइंगल में ये एंगल हमारा हो गया 120, तो ये दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा, मतलब OBC और OCB का एंगल का सम हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 मतलब 60। और हमें पता है कि ये दोनों एंगल भी हमारा बराबर होगा, क्यों, दोनों साइड बराबर है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारा, ये भी R, तो ये एंगल भी बराबर होगा। और इन दोनों का सम कितना है 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसे लिख लेंगे, अलग से लिख ले क्या, इधर लिख ले रहे, ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और हमें निकालना क्या था, अच्छा हाँ, R के टर्म में ये हमें निकालना है, क्या बोलते हैं, एरिया। तो और BC हमारा कितना था A, तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि O, इसका नाम देते हैं D, ODB और ODC तो एक तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया ना, ODB और ODC हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया। तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू DC, और टोटल हमारा कितना था A था, तो ये क्या हो जाएगा A/2, ये भी क्या हो जाएगा A/2, A/2। यहाँ पर सब कुछ छोटा छोटा सा हो गया ना, कोई बात नहीं, आप समझ जाइए कि ये BD और DC हमारा बराबर हो जाएगा, टोटल था हमारा A, तो A/2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है R का वैल्यू A के टर्म में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cos 30 लगा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम cos 30 लगाएं, cos 30 अगर लगाए तो वो कितना हो जाएगा A/2 अपॉन R, मतलब A/2R। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2R cos 30, और कलर चेंज कर लेते हैं ना, 2R cos 30। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2R cos 30 का वैल्यू √3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास √3R। तो A का वैल्यू हमारा आ चुका है √3R, इधर लिख लेते हैं, A का वैल्यू क्या आ गया है हमारा √3R, याद रखिएगा। तो √3R आ गया हमारा, तो एरिया यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो एरिया हमारा ये हो जाएगा हाफ नहीं, क्या था हमारा √3/4 A² था ना, √3/4 A², ए की जगह पे अगर √3R रखे हम, तो ये हमारा बनेगा ये क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर 3, और √3 पहले से है R², और नीचे में क्या बनेगा 4, तो 3√3R²/4। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहला H हमारा कितना होता है √3/2 A, और कहाँ गया हमारा A, अगर R के टर्म में लिखे तो √3R होता है हमारा, R का अगर बात करें तो A/√3, दोनों में से किसी तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो सारा एरिया आ गया उसे एक साथ लिख लेंगे। पहला A के टर्म में अगर बात करें तो A के टर्म में हमारा कितना आ गया √3/4 A², √3/4 A²। H के टर्म में अगर बात करें तो क्या आया हमारा H²/√3, और सर्कम रेडियस के टर्म में बात करें तो क्या आ गया हमारा √3 R²/4। और ये आया कहाँ से, H निकाल लिए A के टर्म में और R निकाल लिए A के टर्म में, सिंपल, वहाँ से हमारा ये एरिया आ जाएगा। तो फाइनली हमारा ये एरिया आ गया। और ये R निकलेगा कैसे, सिंपल, इस ट्राइंगल में ये A/2 हो जाएगा, ये cos 30 है, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री है, तो यहाँ पर आप cos 30 लगाएंगे तो A/2 अपॉन R,
तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2r cos 30, और cos 30 का वैल्यू आप रखिएगा √3/2, तो वहाँ से आपका a = √3r आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए √3/4a²। ये हम एक तरह से आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, जब हम सर्कल ये सब पढ़ेंगे, सर्कल चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो फिलहाल अभी आप √3/4a² याद रखिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम चाहे तो h के टर्म में या फिर कैपिटल R के टर्म में इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया देखें तो उसमें तो कुछ खास बात है नहीं। क्या होता है, जैसे सब ट्राइंगल का एरिया निकलता है वैसे इसका निकलेगा, इसका कुछ स्पेशल थोड़ी है। क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें तो कुछ ऐसा बताने का है नहीं। लेकिन हम यहाँ पर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देखेंगे क्या आता है हमारा एरिया। तो सबसे पहले नॉर्मल राइट एंगल का देख लेते हैं। अगर इसका हम सर्कल, ये बहुत दिक्कत होता है यार, इसलिए ऐसा करते हैं ना, पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, अब ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल, तो अब सही रहेगा। हाँ अब सही है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री नाम देते हैं इसका ABC। अच्छा, एक चीज़ आप 10th में पढ़ के आए होंगे क्या, कि अगर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है मतलब AC क्या है हमारा, डायमीटर। नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कितना सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री। AC कोड जो है हमारा यहाँ पर कितना सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, तो सेंटर पर कितना करेगा 180, जस्ट डबल सबटेंड करता है ना 180। अब 180 सबटेंड कर रहा है तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही हो गया ना, मतलब ये डायमीटर ही हो गया हमारा। ये सेंटर मान लेते हैं, ये है सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है 180 डिग्री, मतलब ये तो डायमीटर ही हो गया ना। तो ये R, ये भी R, और ये क्या है हमारा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब वो सर्कल जिसपे ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस लाई कर रहा हो। और ये हो गया हमारा, और ये R, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा R हो जाएगा। एक तरह से ये मीडियन हो गया ना हमारा, इसका नाम देते हैं BD तो यहाँ पर मीडियन हो गया ना, यहाँ से अगर इसे ज्वाइन करें तो इसका एरिया में तो कुछ खास है नहीं, नॉर्मल जैसे आप करते हैं बाकी सब ट्राइंगल का एरिया, वैसे ही इसका निकालिएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। खास बात किस में है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो यहाँ पर राइट एंगल आइसोसेलेस भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आइसोसेलेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस मतलब ये दोनों साइड हमारा बराबर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर, मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दोनों बराबर हो गया। अब ये R, ये क्या है हमारा कैपिटल R, ये भी क्या है हमारा कैपिटल R रेडियस। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा ना, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब ये एक तरह से बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये एंगल को, इस एंगल को BD बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, एंगल B को, 45 डिग्री हो गया। अब ये दोनों 45, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर ही हो गया ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में। और हमें क्या निकालना क्या था, एरिया। तो एरिया यहाँ पर लिखेंगे, एरिया क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है हमारा 2R, और हाइट का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा R इंटू R, तो ये आ गया हमारा R स्क्वायर। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया हमारा R²। और यहाँ पर अगर साइड का बात करें तो ये BDC ट्राइंगल में ये R है, ये R है, तो हाइपोटेनस कितना होता है हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका साइड मान लेते हैं A है, तो A² इक्वल टू क्या आ जाएगा R² प्लस R², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 2R² आ गया ना। तो यहाँ से A का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा √2R। तो ये याद रखिएगा कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में साइड कितना होता है हमारा √2R, और एरिया कितना हो जाएगा R²। और R तो आप निकाल सकते हैं, R तो आप निकाल सकते हैं अगर ये आपके पास ट्राइंगल पता है, अगर A पता है तो R निकाल लीजिएगा, R पता है तो फिर A निकाल लीजिएगा बहुत ही आसानी से। तो और तो कुछ इसमें बात करने का कुछ बचा नहीं, और कुछ बचा क्या, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं बचा। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है हमारा R², वेयर R इज द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे कुछ
क्वाड्रेटर का नेचर, मतलब नेचर ऑफ क्वाड्रेटर। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम का अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो दोनों अपोजिट साइड हमारा क्या है, पैरेलल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कोई एक पेयर अपोजिट साइड का पेयर हमारा पैरेलल है या इक्वल है, तो दोनों में से किसी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इरेज क्यों हो गया यार, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का नेचर क्या है हमारा, कि दोनों अपोजिट साइड्स हमारा पैरेलल होगा और इक्वल होगा। और दूसरा क्या है हमारा, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम में हमारा जो पैरेलल साइड है वो अनइक्वल होता है, पैरेलल साइड है वो हमारा अनइक्वल होता है। ये तिरछा हो गया ना थोड़ा, मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल साइड है तो ये दोनों अनइक्वल होगा, ये दोनों हमारा अनइक्वल होगा। मतलब ये टिक क्यों मार रहे हैं यार, ये नाम देते हैं ए बी सी डी। तो ये दोनों हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों हमारा अनइक्वल है। और ट्रेपेजियम में अगर बात करें राइट एंगल नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हमारा कौन सा होता है, जहाँ पे नॉन पैरेलल साइड हमारा बराबर हो जाए, मतलब ए डी इक्वल टू बी सी, और ये एंगल भी बराबर होगा, थीटा थीटा मान लेते हैं इसको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पैरेललोग्राम का भी नाम देते हैं ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, जहाँ पर दोनों अपोजिट साइड, वो क्वाड्रेटर जिसका दोनों अपोजिट साइड हमारा पैरेलल हो और इक्वल भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे। और तीसरा क्या है हमारा, साइक्लिक। साइक्लिक में क्या खास बात है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसका, ये सर्कल अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ ना, जिसका चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई कर रहा हो, ये अच्छा से नहीं ड्रॉ हुआ है यार। अब ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई कर रहा हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। पता कैसे चलेगा साइक्लिक है कि नहीं कोई क्वाड्रिलेटरल देख करके, तो आप ऐसा करिएगा ना, ये एंगल देखिएगा थीटा, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, पाई माइनस थीटा। ये एंगल अगर हमारा फाई है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, पाई माइनस फाई। तो आप क्या करिएगा ना, अपोजिट एंगल का सम करके देख लीजिएगा पाई आ रहा है कि नहीं। अगर पाई आ रहा है तो वो क्वाड्रेटर हमारा साइक्लिक होगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़े, सबसे पहला पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड पैरेलल, और दोनों अपोजिट साइड पैरेलल, या फिर यूँ बोल लीजिए कि एक अपोजिट साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। और ट्रेपेजियम में क्या होता है हमारा, पैरेलल तो होता है एक अपोजिट साइड लेकिन इक्वल नहीं होता है। और साइक्लिक का हम देख ही लिए यहाँ पर। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बात करें तो वहाँ पर नॉन पैरेलल साइड हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। और एक और बच गया ना, काइट। काइट भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया, ये हमारा काइट इधर बड़ा सा ड्रॉ कर ले गया। काइट मतलब पतंग। पतंग तो आप बचपन से देखते ही आए हो ना, पतंग मतलब जो उड़ाते हैं हवा में। तो काइट तो आप बचपन से ही देखते आए हैं, कुछ इस तरह का रहता है स्ट्रक्चर। तो काइट में जो डायगोनल होता है ना हमारा, वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अच्छे से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। डायगोनल जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ए इसका नाम देते हैं ए बी सी, और इसका नाम देते हैं डी। तो जो डायगोनल होता है काइट में वो परपेंडिकुलर होता है, और कोई सिर्फ एक डायगोनल इस क्वाड्रेटर को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं एडी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं ना, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ठीक है, तो ये सब तो हम पढ़ के आए हैं, बस रिवीजन ही कर रहे हैं। मतलब पढ़ के आए मतलब 10 तक पढ़ के आएंगे, अब हर चीज़ फिर से कराने का कोई मतलब नहीं है, वो सब आप देख के ही आए। नहीं देख के आए तो अभी यहाँ पर देख लीजिए, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। तो ये किसका था हमारा, काइट का। एक बार देख लेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंड ओनली वन डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ए डी हमारा डिवाइड कर रहा है इसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पैरेललोग्राम देख लिए, ट्रेपेजियम देख लिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लिए, काइट भी देख लिए। अब पैरेललोग्राम पे थोड़ा बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 1, अगर हमें पता करना है
कि कोई क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं ये क्वाड्रेटर है और हमें पता करना है कि पैरेललोग्राम है कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर 1 क्या लिखा है, बोथ द डायगोनल्स ऑफ एनी क्वाड्रेटर आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ए बी सी डी, सबसे पहले नाम देते हैं इस क्वाड्रेटर का। तो यहाँ पर अगर इसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसका नाम देते हैं डी। डी तो दे दिया ना, ई बोल देते हैं इसे। मतलब ए ई इक्वल टू ई सी अगर है किसी क्वाड्रेटर में, और डी ई इक्वल टू ई बी है किसी क्वाड्रेटर में, मतलब डायगोनल अगर हम ड्रॉ करें तो ये क्वाड्रेटर हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो हमें चेक करना हो तो हम डायगोनल से भी चेक कर सकते हैं कि बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं एक दूसरे को। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्वाड्रेटर हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं हम, अगर पैरेललोग्राम है तो डायगोनल हमारा बाइसेक्ट करेगा। दोनों दोनों तरीके से बोल सकते हैं। बाइसेक्ट कर रहा है अगर डायगोनल तो पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटर, जैसे कोई भी क्वाड्रेटर हम ले लेते हैं, कोई भी क्वाड्रेटर ले लेते हैं। अगर इसका सबसे पहले नाम देते हैं इस क्वाड्रेटर का ए बी सी डी। अगर इसका सारा साइड का हम मिड पॉइंट निकाले ना, इसका मिड पॉइंट ये मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये, और इसका मिड पॉइंट ये, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर एस। तो जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे ना, तो जो क्वाड्रेटर बनेगा वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। ये सब 10th में एक तरह से क्वेश्चन रहता था ना, 5 नंबर का या 4 नंबर का, कि किसी भी क्वाड्रेटर का अगर सारा साइड का मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। प्रूफ का जरूरत नहीं है, वो सब तो 10 तक आप पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़ के आएंगे तो ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो पी क्यू आर एस हमारा क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा अगर पी क्यू आर एस हमारा क्वाड्रेटर का साइड का मिड पॉइंट है। तो आगे बढ़ेंगे। नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 P2 cosec थीटा, वेयर P1 P2 आर एल्टीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। देखेंगे यहाँ पर, मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, और नाम देते हैं इसका ए बी सी डी। तो अगर इसका एक एल्टीट्यूड ये मान लेते हैं P1, और दूसरा एल्टीट्यूड मान लेते हैं ये P2, इधर लिख लेते हैं। दूसरा एल्टीट्यूड ये मान लेते हैं हम P2, और एंगल दो साइड के बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। पहली बात, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अपोजिट एंगल सेम होता है पैरेललोग्राम में। कैसे कैसे पता चला सेम होता है, देखिएगा यहाँ पर, ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा, ये थीटा तो ये भी हमारा थीटा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है हमारा, P1 P2 cosec थीटा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ P1 P2 cosec थीटा। तो हमें क्या करना है, निकालना है इसका एरिया। ये तो पहले से लिखा हुआ है ना, बट हमें निकाल के देखना भी कि सही में P1 P2 cosec थीटा आता है या गलती से किसी ने लिख दिया। गलती से किसी ने नहीं लिखा, यहाँ पर हम प्रूफ करके देखेंगे। तो ये आ गया हमारा P1, ये P2। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा अगर हम लगा, इसका सबसे पहले लेंथ मान लेते हैं, ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, साइड का लेंथ मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम साइन थीटा लगाएं, किस में, इस ट्राइंगल में अगर लगाएं, इसका नाम दे देते ई, ये जहाँ पर परपेंडिकुलर है इसका नाम देते हैं एफ। तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लगाएं इस ट्राइंगल में ए ई डी में, तो ये हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब P1 अपॉन बी, P1 अपॉन बी। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, P1 साइन थीटा। और अगर इस ट्राइंगल में मतलब ए एफ बी में अगर हम साइन थीटा लगाएं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, P2 अपॉन ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या बनेगा, P2 अपॉन ए। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, P2 साइन थीटा। तो इस तरीके से ए और बी हम निकाल लेंगे। और हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर देखेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या बन जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल का एरिया मतलब ए सी डी
प्लस ये ट्राइंगल का एरिया ए सी बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस ए सी बी, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ही लिख ले, क्या इधर लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू ए इंटू पी वन, हाफ इंटू ए इंटू पी वन, प्लस एरिया ऑफ ए सी बी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बी हाफ इंटू बेस हमारा कितना है बी, ये साइड बी है ना, इंटू हाइट मतलब पी टू, हाफ इंटू बी इंटू पी टू, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास हाफ इंटू, ये ए वन कहाँ से आ गया, ए था ना, हाफ इंटू ए इंटू पी वन, और ए का वैल्यू हमें पता है कितना है हमारा, पी टू साइन थीटा, तो वो यहाँ पर रख देंगे। तो पी वन पहले से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी वन पी टू साइन थीटा, और यहाँ पर हाफ इंटू बी के जगह पे हम क्या रखेंगे, पी वन साइन थीटा, और पी टू पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, पी वन पी टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, अच्छा यहाँ पर हम साइन थीटा हमारा ये था ना, यहाँ पर एक गलती कर दी है, ये साइन थीटा इस तरफ जाएगा ना, तो कॉसेक थीटा बन जाएगा ना, बी उस तरफ जाएगा, तो पी वन अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, पी वन कॉसेक थीटा होगा, थीटा, ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा ना, एक स्टेप आगे ही लिख लेंगे, पी वन, ये इरेज करिए यार, ये गलत कर दिया हमने, यहाँ पे पी वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, मतलब पी वन कॉसेक थीटा। सिमिलरली साइन थीटा अगर इस ट्राइंगल में लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पी टू अपॉन ए, पी टू अपॉन ए, तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी टू अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से ये आ गया हमारा पी टू कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे हम, साइन थीटा नहीं होगा, कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा, थीटा प्लस हाफ पी वन पी टू साइन थीटा का जगह पे क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं पी वन पी टू कॉसेक थीटा, पी वन पी टू कॉसेक थीटा, और दो हाफ है, तो ये वन बन जाएगा ना, तो ये क्या बन गया हमारा, पी वन पी टू कॉसेक थीटा, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, पी वन पी टू कॉसेक थीटा। और वही यहाँ पर बोल रहा है पी वन पी टू कॉसेक थीटा, वेयर पी वन इज द एल्टीट्यूड एंड पी टू इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, इस किसी भी पैरेललोग्राम का, अगर हमें पी वन पी टू और थीटा पता है तो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर d1 d2 एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज गिवन बाय हाफ d1 d2 साइन थीटा। कैसे मान ले हम कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारा हाफ d1 d2 साइन थीटा होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं, हम निकाल के देखेंगे, सिंपल, हम निकाल के देखेंगे। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले ले रहे हैं हम यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल का बात हो रहा है, पैरेललोग्राम का नहीं, मतलब पैरेललोग्राम नहीं है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है, याद रखिएगा इस बात को। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के लिए, मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा हुआ है तो पैरेललोग्राम पे सिर्फ वैलिड होगा, नहीं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ d1 d2 साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायगोनल्स, और ए बी सी डी। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर ले क्या, इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं ना, बड़ा सा एकदम ड्रॉ करते हैं, हाँ इतना बड़ा काफ़ी होगा। तो इसका नाम दे देते हैं इस क्वाड्रिलेटरल का, ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, देखने में थोड़ा लग रहा है क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है ना, एक थोड़ा अच्छा सा बनाना, तो पैरेललोग्राम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है ना, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम हो, या ये याद रखिएगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसका डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये तिरछा हो गया ना, अब ठीक है, और इस डायगोनल का नाम दे दे रहे हैं D1, और इस डायगोनल का नाम दे दे रहे हैं D2। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ से, मतलब एल्टीट्यूड, और यहाँ पर भी ये, और ये D2 हो गया ना, और ये जो डिवाइड कर रहा है, मान लेते हैं इतना लेंथ, इसका नाम दे दे क्या, ओ ही दे देते हैं, ओ दे देते हैं इसका नाम, तो AO का या OA का नाम हम रख दिए X, और OC मान लेते हैं हम Y लेंथ का है, OC मान लेते हैं हम Y लेंथ का है, और हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, कहाँ गया, हाँ, एरिया निकालना है किसका, क्वाड्रिलेटरल AB CD का,
कैसे निकालेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, ए बी डी और सी बी डी का अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं। तो ए बी डी प्लस एरिया ऑफ सी बी डी दोनों को जोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ ए बी डी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है D1, बेस क्या है D1, और हाइट इसका मान लेते हैं H1 और इसे मान लेते हैं H2। सबसे पहले यहाँ पे H1 H2 को भी निकाल लेंगे। यहाँ पर ये एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है तो ये भी एंगल तो थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर साइन थीटा लगा दे क्या, वहाँ से H1 निकल जाएगा। हाँ, साइन थीटा अगर लगाएं तो क्या बनेगा, H1 अपॉन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, H1 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, H1 अपॉन साइन थीटा, H1 अपॉन साइन थीटा। और इसी तरह यहाँ पर ये x का वैल्यू हमें नहीं निकालना है ना, h का निकालना था, x के टर्म में H1 का वैल्यू निकालना था, x साइन थीटा हो जाएगा हमारा। और अगर इस ट्राइंगल में अगर हम लगाएं साइन थीटा तो परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, H2, और हाइपोटेनस क्या है, y। तो H2 अपॉन y। तो यहाँ से हमारा H2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y साइन थीटा। ठीक है, तो H1 आ चुका है, H2 आ चुका है। अब यहाँ पर आएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा D1, तो D1 लिख देंगे। हाइट कितना है हमारा H1, तो इंटू H1 लिख देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी डी। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू हाइट कितना है हमारा H2। तो यहाँ से आ गया हमारा हाफ, D1 को बाहर ही निकाल लेते हैं, H1 प्लस H2। तो ये हमारा बनेगा हाफ D1, और H1 का वैल्यू हमारा कितना है, x साइन थीटा, और H2 का वैल्यू क्या है, y साइन थीटा। तो यहाँ पर x साइन थीटा प्लस y साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा को भी बाहर निकाल ले तो ये क्या बनेगा, हाफ D1 साइन थीटा x प्लस y। और यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस y हमारा है क्या, डायगोनल D2 ही तो है हमारा, AC है ना हमारा। और यहाँ से आ जाएगा हमारा हाफ D1 साइन थीटा, और ये कितना है x प्लस y D2, ये मल्टीप्लीकेशन है सब में। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, हाफ D1 D2 साइन थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन डायगोनल्स। और वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ मतलब कुछ भी लिखा हो उसे ऐसे ही नहीं मानना है, उसे ऐसे ही नहीं मानना है, आप खुद से भी चाहे तो निकाल के देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटर का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू D1 D2 साइन थीटा, वेयर D1 D2 आर डायगोनल्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाते हैं। किसी पैरेललोग्राम में अगर सारा साइड हमारा बराबर है ना, जैसे मान लेते हैं ये पैरेललोग्राम है और सारा साइड इसका बराबर है, सिर्फ सारा साइड बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रोम्बस। ठीक है, और सारा एंगल, अगर किसी पैरेललोग्राम में अगर सारा एंगल हमारा बराबर है, सारा एंगल बराबर मतलब अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, सारा एंगल बराबर, और एक क्वाड्रेटर में इंटरनल एंगल का सम हमारा कितना होता है 360, तो मतलब सारा एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। हम क्वाड्रेटर बोल दिए क्या, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो फिर से भूल जाइए क्या बोले हम। अभी यहाँ पर आते हैं, किसी पैरेललोग्राम में अगर सारा एंगल हमारा बराबर है, बराबर मतलब कितना 90 डिग्री है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। और किसी पैरेललोग्राम में अगर ये दोनों खूबी है, मतलब सारा साइड भी बराबर है और सारा एंगल भी बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, स्क्वायर। वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, स्क्वायर। मतलब साइड तो बराबर है ही, ये तिरछा हो गया ना, ऐसे कर लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। साइड तो बराबर है ही, साथ ही साथ एंगल भी, चारों का चार एंगल हमारा बराबर है, तो ये हमारा क्या बन गया, स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारा साइड अगर हमारा, बस सिर्फ सारा साइड अगर हमारा बराबर हुआ तो वो क्या होगा, रोम्बस। और सारा एंगल बराबर हुआ, मतलब सारा एंगल 90 डिग्री हुआ, तो वो क्या होगा हमारा, रेक्टेंगल। और किसी पैरेललोग्राम में अगर ये दोनों को भी है, मतलब सारा साइड भी बराबर है और सारा एंगल भी बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम में पहचान कर सकते हैं कि कौन रोम्बस है, कौन रेक्टेंगल है, कौन स्क्वायर है। और दूसरा तरीका भी है, अगर किसी भी
पैरेललोग्राम में डायगोनल्स हमारा बराबर है, जैसे मान लेते हैं ये, किसी पैरेललोग्राम में अगर हमारा डायगोनल्स बराबर है, नाम दे देते हैं इसका, आसानी होगा समझने में, ए बी सी डी। अगर ये पहला डायगोनल हमारा क्या हो गया बी डी, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या हो गया ए सी, तो अगर किसी पैरेललोग्राम में बी डी इक्वल टू ए सी है तो ये पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल। दूसरा बात, किसी पैरेललोग्राम में अगर हमारा, सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी डी, किसी पैरेललोग्राम में अगर हमारा डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब पैरेललोग्राम में डायगोनल तो हमारा बाइसेक्ट तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है, तो ये हमारा क्या होगा, रोम्बस। ये हमारा क्या होगा, रोम्बस। तो याद रखिएगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इन रोम्बस। और मान लेते हैं कि ये दोनों खूबी किसी में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर। मतलब ये दोनों खूबी है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर। मतलब डायगोनल बराबर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर डायगोनल बराबर भी है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। डायगोनल बराबर मतलब ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, तो ये दोनों को भी हो गया तो वो स्क्वायर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या बोल रहा है हमसे, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एंगल बाइसेक्टर देन इट इज अ रोम्बस। मतलब किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल जो है वो हमारा, यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी डी, किसी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर है, तो इस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, रोम्बस। मतलब ये रोम्बस है इसीलिए रोम्बस बोलेंगे। रोम्बस में ध्यान रखिएगा कि डायगोनल एंगल बाइसेक्टर हमारा होता है, अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है हमारा रोम्बस में। और दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोथ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम में पहला एल्टीट्यूड मान लेते हैं P1 और दूसरा एल्टीट्यूड मान लेते हैं P2, अगर दोनों एल्टीट्यूड हमारा बराबर है तो ये हमारा क्या होगा, रोम्बस। तो इस तरीके से छोटा छोटा बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा पढ़ लिया अभी हम, एक बार फिर से देख ले रहे हैं। पहला नंबर क्या है हमारा, कि किसी भी क्वाड्रेटर में अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। या फिर इसका उल्टा ही बोल सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो है वो हमारा बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। दूसरा, किसी भी क्वाड्रेटर का अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो नया क्वाड्रेटर फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। आगे बढ़ेंगे, नंबर 3, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है हमारा, P1 P2 cosec थीटा, वेयर P1 P2 आर एल्टीट्यूड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स। नंबर 4, किसी भी क्वाड्रेटर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू D1 D2 साइन थीटा। और D1 D2 क्या है हमारा, डायगोनल्स, और थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। आगे बढ़ेंगे, और किसी पैरेललोग्राम में अगर सिर्फ सारा साइड हमारा बराबर है, मतलब वो पैरेललोग्राम क्या है हमारा, रोम्बस, और सारा एंगल हमारा बराबर है, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या है, रेक्टेंगल। और ये दोनों को भी अगर किसी में पैरेललोग्राम में हुआ तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, स्क्वायर। मतलब साइड भी बराबर और एंगल भी बराबर। और हाँ, रेक्टेंगल में हमारा डायगोनल्स इक्वल होता है, रोम्बस में डायगोनल्स हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। नंबर 5, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर एंगल बाइसेक्टर देन इट इज अ रोम्बस। मतलब रोम्बस में डायगोनल हमारा क्या होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है। और नंबर 6 क्या बोल रहा है, हाँ, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर दोनों एल्टीट्यूड हमारा सेम है, मतलब P1 इक्वल टू P2, तो वो पैरेललोग्राम हमारा क्या होगा, रोम्बस। और कुछ तो बचा नहीं, शायद सब कुछ खत्म इस लेक्चर वीडियो का। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारा x1, y1, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2, y2। नाम दे दे क्या इसका, a और b, नाम देते हैं इसका a b, और इसे ज्वाइन भी कर देते हैं। मान लेते हैं कोई तीसरा पॉइंट c, जिसका कोऑर्डिनेट है x3, y3, जो ए बी को λ/1 में मान लेते हैं डिवाइड कर रहा है, λ/1 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x3 और y3 हम कैसे निकालते हैं देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।
हम इसे निकालते हैं एक फॉर्मूला के थ्रू, सेक्शनल फॉर्मूला। तो सेक्शनल फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।